हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में एल्किनो के प्रिपरेशन मेथड अपन पढ़ रहे थे और उसमें पहले जो रिएक्शंस थे वो हमने चेक की थी, लेकिन उसमें जो रीअरेंजमेंट था कार्बोधनाइन का रीअरेंजमेंट वो हम चेक कर रहे थे कि किस तरह प्रकार से रीअरेंजमेंट इसमें होता है। तो जो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो थी एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। रिएक्शन कौन सी थी? एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी थी, अपन ने ये रिएक्शंस लिखी थी CH3CH2OH किसी अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है और कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। स्पेसीज क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में निर्जलीकरण की बात कही है तो साथ में किसका निष्कासन होता है? H2O का। इस रिएक्शन में हमने कहा था कि जो सेकंड स्टेप की बात की थी जिसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं या फिर हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, कार्बोधनाइन का निर्माण कह सकते हैं या जल के निर्जलीकरण की बात करते हैं। उसमें जो कार्बोधनाइन बनता है उस कार्बोधनाइन में रीअरेंजमेंट अगर संभव है तो वो रीअरेंजमेंट होगा। वो क्यों किया जाता है? वो दिया जाता है कार्बोधनाइन के स्थायित्व के लिए, और उसके स्थायित्व को समझने के लिए हमें उसमें चेक करनी पड़ती है। एक तो कार्बोधनाइन की प्रकृति प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। साथ में ये चेक किया जाता है कि उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब यह है कि जितने ज़्यादा किसी कार्बोधनाइन में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो उस कार्बोधनाइन का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है। अब हम चेक करते हैं इसमें रीअरेंजमेंट इसमें दो तरह से होता है। या तो हम बात करते हैं हाइड्राइड, पहले तो अपन ने कहा है कि रीअरेंजमेंट इसमें न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, नाभिक स्नेही पुनर्विन्यास होता है। नाभिक स्नेही पुनर्विन्यास, क्योंकि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, जो ग्रुप बाहर निकलेगा वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके निकलता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, पीछे कार्बोधनाइन का निर्माण करता है। तो रीअरेंजमेंट इसमें दो तरह से होता है। एक तो होता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट और एक होता है 1-2 मिथाइल शिफ्ट। अब हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहा है? क्योंकि H पर जब माइनस चार्ज आता है, हाइड्रोजन पर जब माइनस चार्ज आता है तो उसको अपन हाइड्रोजन आयन ना कहते हुए हाइड्राइड कहते हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो रहा हो। अगर हाइड्रोजन की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करे और वो खुद रीअरेंज हो जाए, पुनर्विन्यासित हो जाए और नए उत्पाद का निर्माण कर दे। तो इसलिए हम यहाँ पे दो संभावनाओं के साथ चलते हैं कि उस कार्बोधनाइन में क्या हो सकता है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है या फिर 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें 1-2 हाइड्राइड के साथ साथ 1-2 मिथाइल भी संभव है, एक साथ दोनों संभव हैं, तो हम पहले किसका रीअरेंजमेंट करवाएं जिससे हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हो? तो ध्यान रखना, अगर ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें मॉलिक्यूल में 1-2 हाइड्राइड और 1-2 मिथाइल दोनों की संभावनाएं बराबर हो, दोनों के साथ रीअरेंज होने की संभावनाएं हो, तो उस परिस्थिति में हमें सबसे पहले जो रीअरेंजमेंट करवाना है वो करवाना है हाइड्राइड शिफ्ट का। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्राइड शिफ्ट को प्रायोरिटी मिलती है। रीअरेंज में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्राइड शिफ्ट को मिलेगी। हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ और उसका जो रीअरेंजमेंट है वो चेक कर लेते हैं और फाइनल प्रोडक्ट ये तो कंफर्म हो गया कि अल्कोहल निर्जलीकरण के पश्चात क्या देंगे? एल्कीन। इस अभिक्रिया को नाम दिया था अपने बीटा विलोपन अभिक्रिया, समझ गए? तो अब चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जिसमें रीअरेंजमेंट संभव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अपन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्पीसीज ली है CH3CH2CHOH CH3।
कंसंट्रेटेड, आई थिंक ये तो हम कल भी बात कर चुके थे, सेडजेफ नियम की बात की थी। इसका तो अपन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और साथ में बन रहा था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मुख्य उत्पाद कौन था? ये था सेडजेफ के नियमानुसार। हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट वाले स्पीसीज की, कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया है CH3 CH3 CH2, एक CH2 और रखें CH2OH। यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं कोई, ठीक है, ये स्पीसीज है। इसका निर्जलीकरण करवाना है H2SO4 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले अपन को देखो प्रोडक्ट क्या नजर आता है। OH जहाँ जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन और अल्फा का पड़ोसी बीटा, बीटा विलोपन अभिक्रिया हैं। तो यहाँ से अपन हाइड्रोजन को और यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ होगा। इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको चेक करें, रीअरेंज करवाएं तो एक प्रोडक्ट और मिलता है CH3 डबल बॉन्ड CH3 इस तरह की कोई स्पीसीज मिल सकती है अपन को। अब वास्तव में ये है क्या, ये ऐसी बन सकती है क्या? हमने कहा कि ये मुख्य उत्पाद है। यहाँ पे क्या है? ये मुख्य उत्पाद है। कैसे बना वो इसके मैकेनिज्म डिसाइड करेगी। मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोधनाइन अपन बना लेते हैं। तो पहले स्टेप अपन को पता है, H प्लस यहाँ के जुड़ेगा CH3 CH2OH। इस पर H प्लस का एडिशन करवाएंगे CH3 CH2OH2 प्लस बनेगा CH2OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, माइनस H2O, ये बॉन्ड बाहर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्पीसीज बनेगी CH2 कार्बोधनाइन। सबसे पहले हमने बात की है इसकी नेचर की। अगर इस कार्बोधनाइन को आप चेक करोगे तो इस कार्बोधनाइन में हम इस कार्बोधनाइन कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ध्यान रखना इस समय हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोधनाइन ये है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे, ये है अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे हो गए 2। चेक करना आ गया अल्फा हाइड्रोजन। धनाइन जहां पे जुड़ा हुआ है, कार्बोधनाइन जुड़ा हुआ है, उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। कार्बोधनाइन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर कितने हाइड्रोजन है, वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर यहां से रीअरेंजमेंट करवाएं तो यहां से यहां सपोज करते हैं अपन इसको H की फॉर्म में रख लें, ऐसे है, तो यहां से हम कह रहे हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब ये है कि यहाँ से H रीअरेंज होके कहाँ आएगा, इस CH2 ग्रुप पर आता है। यहाँ से H रीअरेंज होगा और CH2 प्लस पर जाता है। हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, H माइनस की फॉर्म में आता है, वो यहाँ प्लस पे आके जुड़ेगा लेकिन पीछे प्लस चार्ज छोड़ देता है। तो यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी अब CH3 इस पे आ गया प्लस और ये आ गया CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 में कन्वर्ट। इस कार्बोधनाइन की प्रकृति चेक करोगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है क्या आपको? कार्बोधनाइन किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 कार्बोधनाइन है। इस कार्बोधनाइन की बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके संदर्भ में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। यहाँ कितने, 3, जबकि इसके पास एक भी नहीं है, तो टोटल कितने हुए, 3। अब यहाँ से अगर अपन चेक करेंगे तो पहले कितने थे अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, अब कितने 3। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है अभी। क्या और इसमें रीअरेंजमेंट संभव हैं? अगर संभव हैं तो वो चेक कर लेते हैं। इसमें हम कहते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट करवा सकते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि इस ग्रुप को अपन रीअरेंज कर दे यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ मिथाइल ग्रुप को रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। जब रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो देखो ये CH3 माइनस की फॉर्म में आएगा, वो अरेंज होगा, इस पर लगेगा पीछे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनेगा CH3 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH इस पे लग रहा है CH3 और ये लग गया CH3। इस तरह की स्पीसीज बन रही है, ये चेक करो। देखिए यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप था वो रीअरेंज होके आ गया, ये अपने रखा है यहाँ पे। अब पहली बात तो ये है कि इस कार्बोनाइन की प्रकृति चेक कीजिए। इसकी अगर आप प्रकृति चेक करोगे तो ये 3 डिग्री है क्या, 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। तो नेचर तो कौन सी हो गई, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अल्फा हाइड्रोजनों की बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, चेक करोगे इसके संदर्भ में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कितने हो गए 6 और 1 इसके पास है 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बताइए कि जब कार्बोनाइन को हम रीअरेंज करवा रहे हैं उस समय अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2, अब कितने आ गए 7। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? संबंध हम निकाल के आए हैं कि अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ने पर कार्बोनाइन का स्थायित्व बढ़ता है, तो अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या तो बढ़ रही है। साथ में देखो नेचर, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए आसानी से वो रीअरेंज होकर स्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है। अब ये जो कार्बोनाइन बना है इसके संदर्भ में अल्फा कार्बन कह दो, या हम एक बार इमेज करें इस बात को कि जो OH समूह था जहां से हट रहा है, देखो जहां OH समूह हटा था वहां पे धनाइन बना रहा था क्या, तो हम ये इमेज करते हैं कि OH समूह यहीं पे था, तो उसके संदर्भ में अगर अपन बात करें OH समूह मान ले। देखो इस चीज को समझना है कि अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें, CH3 CH CH3 CH3, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें कि यहाँ पे जो कार्बोनाइन है इस कार्बोनाइन पर OH जुड़ा हुआ होता, क्योंकि OH समूह के निकलने के कारण ही पॉजिटिव चार्ज आया था, तो OH के संदर्भ में ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, मतलब ये है कि कार्बोनाइन के संदर्भ में जो कार्बन अल्फा कार्बन थे वो OH समूह के संदर्भ में बीटा कार्बन होंगे, और बीटा कार्बन में के पास सेडजेफ का नियम तो ये कहता है कि बीटा हाइड्रोजन जहां कम है वो हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस स्पीसीज की बात करें तो जहां कार्बोनाइन के संदर्भ में अल्फा कार्बन है वही अल्फा कार्बन OH समूह के संदर्भ में बीटा कार्बन होंगे। तो यहाँ से हम या तो H+ का रिमूवल यहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं अपन सेडजेफ नियम। सेडजेफ नियम कहता है कि जो बीटा हाइड्रोजन कम है वो पहले एलिमिनेट होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कम है, तो यहाँ से जब H+ का रिमूवल होता है, यहाँ से देखो हम H+ एलिमिनेट कर रहे हैं -H+, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3। इस कंडीशन में यहाँ पे ये तो ऑलरेडी धनाइन था यहाँ पे, इस धनाइन के संदर्भ में ये H+ निकलेगा, तो यहाँ पे H+ निकल रहा है तो पीछे ऋणाइन छोड़ेगा, और ऋणाइन जब छोड़ता है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपका मुख्य उत्पाद बन जाता है जो अपन ने यहाँ बनाया था। चेक कीजिए कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे कितने प्रतिस्थापी हैं, 4। इसकी बात करेंगे तो इस पे तो केवल एक ही प्रतिस्थापी है, ये पूरा, जबकि इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो ये हैं, तो 1 2 3 और 4 प्रतिस्थापी हैं। सेडजेफ ही तो कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आया? एक एग्जांपल मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, आप इस मैकेनिज्म को चेक किया है आपने, इसी के आधार पर आपको क्या करना है,
एक तो कार्बोदनाइन की प्रकृति चेक करनी है, प्रकृति के साथ साथ हमको ये चेक करना है कि उसमें जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिया आपने तो आप बता सकते हो कि कौन से स्पीसीज स्टेबलाइज्ड होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, और ये भी बताना है, उसमें ये भी चेक करना है कि उसमें हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि जो भी अपन रीअरेंजमेंट करेंगे वो एरो के ऊपर लिखना है अपन को। जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया तो हाइड्राइड लिखा है अपन ने 1,2 हाइड्राइड, यहाँ पे 1,2 मिथाइल। अब 1,2 क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ग्रुप रीअरेंज होते हैं, जब ये समूह अंतर परिवर्तित होते हैं, पुनर्विन्यासित होते हैं, तो ये एक दूसरे के संदर्भ में 1 और 2 पोजीशन में, जैसे H के संदर्भ में बात करें, ये यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, तो इसके संदर्भ में ये 1 और ये 2, तो 1,2 रीअरेंजमेंट है। मिथाइल के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ जा रहा है, तो 1 और 2, इसलिए इसको कहा जाता है 1,2 हाइड्राइड या 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्लियर? चलिए मैं एक एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ जिसमें आपको प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा। उस उत्पाद को आपको उसकी पूरी मैकेनिज्म के साथ प्राप्त करना है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि जो कार्बोदनाइन बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, और साथ में ये भी चेक करना है कि जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने बन रहे हैं। क्लियर? उसके बाद जब पूरी मैकेनिज्म चेक करोगे उसके बाद हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद बनेगा। तो एग्जांपल में दे रहा हूं आपको CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। जो एग्जांपल अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, चेंज नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन सा है, और साथ में ये बताना है कि जो मुख्य उत्पाद है, जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ये भी आपको बताना है। ठीक है? तो चेक करोगे आप, ये आपका होम असाइनमेंट है। जब आप क्लास चेक करोगे ये, उस समय आपको ये चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, आप ये क्लास मैकेनिज्म चेक करोगे, उसके बाद ही आपको इसका आंसर मिल पाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये पहली जो प्रोसेस थी वो एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, या ये कहें बीटा विलोपन अभिक्रियाओं से। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन जिससे एल्किनों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है? एल्किनों का फॉर्मेशन करना है तो सेकंड रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइडो के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण से, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण से। अब यहाँ पे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब समझो पहले। वी का मतलब होता है निकलना, निष्कासित होना। कौन? हाइड्रो मतलब H, वी देखो, वी का मतलब निष्कासन, माइनस लगाया अपने, हाइड्रो का मतलब H और हैलोजन का मतलब X, तो रिमूवल किसका होगा? HX का। यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें भी बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। हैलोजन के संदर्भ में जो बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है। चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होगी रिमूवल ऑफ HX, किसमें? एल्किल हैलाइडो में। हमने एल्किल हैलाइड रखा CH2H CH2X। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो CH3C2X, एल्किल हैलाइड ही है। इस एल्किल हैलाइड को मैंने इस फॉर्म में रख लिया। यहाँ से हमने रिएक्शंस प्रोसीड करवाई है, और ये ध्यान रखना रिएक्शन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में होती है? एक्वस KOH NOH या फिर एल्कोहलिक KOH या NOH। हम एल्किल हैलाइडो में 2 रिएक्शनें पढ़ते हैं ऐसे ही, जिसमें एक अभिक्रिया होती है एक्वस KOH के साथ, एक होती है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको इन अभिक्रियाओं में एल्कोहलिक KOH या NaOH मेंशन करना है। एल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना, अगर हम इस पर एक्वस KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, SN रिएक्शन आ जाती है। और SN रिएक्शन 2 प्रकार की होती है एल्किल हैलाइडो में, SN1 और SN2।
तो ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH निर्जलीकरण का काम करता है या V हाइड्रोहेलोजनीकरण का काम करता है, जबकि एक्वस KOH यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। हमेशा स्टूडेंट इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवानी है या एल्कोहलिक KOH के साथ। तो याद रखना अपन को। तो यहाँ से अपन को क्या करना, आप देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन विलोपित होगा। तो देखो 2 सिग्मा बंध अगर तोड़ते हैं -HX, जब 2 सिग्मा बंध टूटते हैं तो एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, एल्कीन, इथिन बन गया। तो रिएक्शन क्या है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में संपन्न करवानी है। अगर एक्वस के प्रेजेंस में करवाओगे एसिड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाती है। क्लियर। इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद बनते हैं। इसमें हमें एक एरो के रूप में, जिसको अपन कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो मैकेनिज्म हम अभी एल्कोहलों के निर्जलीकरण के लिए करके आए, बिल्कुल उसी पैटर्न में फॉलो होती है। यहाँ पे केवल हेलोजन पहले स्टेप में निकल जाता है, कार्बोधनाइन बन जाता है। कार्बोधनाइन जहाँ बन गया, रीअरेंजमेंट करवा के चेक कीजिए। एक मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप इसको ये चेक करके बताना है कि इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो। इसमें हम क्या करते हैं, जहां एटम्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। आईपीसी नोमेनक्लेचर में भी इस तरह की अपन संरचनाएं दे चुके हैं। इसकी रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं तो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ये 2 ऐसी प्रिपरेशन मेथड है जिनसे हम एल्किनो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो एल्किनो का निर्माण है वो किसके आधार पर चल रहा है, सेडजेफ के नियम के आधार पर। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक और स्पेशल नियम की बात की जाती है और वो नियम होता है सेडजेफ के बिल्कुल विपरीत, जिसको कहा जाता है हाफमान नियम। हाफमान नियम। अब हाफमान नियम क्या कहता है, ये जैसे सेडजेफ क्या कहता है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है, ये उसका उल्टा बोलता है कि कम प्रतिस्थापित एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, मुख्य उत्पाद बनती है। या ये कहें सेडजेफ के अकॉर्डिंग कि जो कम संख्या में बीटा हाइड्रोजन है वो पहले विलोपित होता है, जबकि हाफमान कहता है ज़्यादा संख्या वाले बीटा हाइड्रोजन पहले विलोपित होता है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, हम ये कह सकते हैं कि ये नियम वास्तव में सेडजेफ नियम का अपवाद है। कारण क्या है कि यह नियम भी बीटा विलोपन अभिक्रियाओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है, पहली बात, क्योंकि इससे भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो आगे हम कह सकते हैं कि जो बीटा विलोपन अभिक्रियाओं के लिए प्रदर्शित होता है, जिसमें एल्कीन के संरचनात्मक अभिविन्यासों को दर्शाया जाता है कि एक या एक से अधिक प्रकार की एल्कीनें बन सकती हैं। और साथ में कहा गया कि ये सेडजेफ नियम का विपरीत है, मतलब कम प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य बनेगी या ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन वाली जो स्थितियां हैं वहां से हाइड्रोजन पहले विलोपित होता है। लेकिन हाफमान रूल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन या शर्तों के बिना हाफमान रूल अप्लाई नहीं होता। कंडीशन यह है कि या तो उच्च ताप हो या अपन कहें प्रबल क्षार, जैसे सोडियम या पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया संपन्न हो। कंडीशन क्या है कि प्रबल क्षार होने चाहिए अभिक्रिया में, उत्प्रेरक के रूप में प्रबल क्षार, जैसे हमने कहा CH3CH3CH3ONA, इसको अपन बोलते हैं सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्साइड कहते हैं अपन इसको टर्सरी ब्यूटिल से ब्यूटोक्साइड। इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो देखो CH3 का होल थ्राइस CONA के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। CH3 का होल थ्राइस CONA के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है
तो हमेशा ध्यान रखना सेडजेफ नियम का उल्टा उत्पाद बनता है। जैसे CH3 CH2 CHOH CH3, हमने एरो के ऊपर यही डाल दिया कि सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड यहाँ पे उपस्थित है, तो डेफिनेटली उत्पाद दो बनेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सेडजेफ के नियम अनुसार तो ये बनना चाहिए था, लेकिन अब प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उस कंडीशन में ये उत्पाद मुख्य उत्पाद बन जाता है। ये कहलाता है सेडजेफ का नियम, सॉरी हाफमान नियम, कि यह सेडजेफ का बिल्कुल विपरीत होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? प्रबल क्षार की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो इस तरह से हमने एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड चेक की है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में इनकी केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।